पिछले वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक कर लिए थे बिहार हिस्ट्री का, और इस वीडियो में हम लोग महाजनपद काल से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे बताते चले सबसे पहले महाजनपद काल के बारे में कैसा कैसा प्रश्न आता है। तो जो है महाजनपद की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है, और इसको बता दे टोटल महाजनपद की संख्या 16 होती है। यह कैसे जानकारी मिली? तो इसके पीछे दो रहस्य है। पहला रहस्य है अंगतुर निकाय, जो कि एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसके माध्यम से महाजनपद की टोटल संख्या 16 होती है, ये जानकारी मिलती है। और दूसरा ग्रंथ जो है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपद के बारे में जानकारियाँ मिलती है। यह जैन धर्म का ग्रंथ है, और यह जो है बौद्ध धर्म का। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हुआ। पहला पूछा है सवाल, लास्ट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे है नेक्स्ट जो है पॉइंट इसके बारे में। इनमें से जो है 3 महाजनपद, टोटल तो 16 महाजनपद पढ़ चुके आप लोग, लेकिन 3 जो महाजनपद हैं हमारे केवल बिहार, वर्तमान बिहार अभी जो आप लोग देखते हैं उसके अंतर्गत आता है। वो 3 महाजनपद कौन कौन से है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले पे आपका है अंग महाजनपद, यानी अंग महाजनपद जो है हमारे बिहार में आता है। जो वर्तमान बिहार अभी आप लोग देखते हैं, अंग महाजनपद उस जमाने में आता था। तो अब देख लेते हैं कि अंग महाजनपद कुछ न कुछ क्षेत्र यानी जिला से मिल के बना हुआ होगा। जी हाँ, कौन कौन से वर्तमान जिले मिले थे? तो सबसे पहले बिहार के जो है मुंगेर तथा भागलपुर, यानी मुंगेर और भागलपुर जिलों में यह जो है अंग महाजनपद विकसित था। कई जो है एस्पिरेंट सोच रहे होंगे कि महाजनपद आखिर क्या है। कई लोगों के समूह, यानी जन मतलब लोग, कई लोगों के समूह अगर छोटा रहेगा तो जनपद, अगर कई लोगों के समूह अगर बड़ा समूह रहेगा तो उसे महाजनपद बोलते हैं। यानी अंग महाजनपद जिले से मिलकर बना था। तो पहला भागलपुर और मुंगेर। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा किस तरीक़ा से नोट्स बनाया गया है, कौन कौन सा सवाल आता है, सारा बात बताऊंगा। यहाँ पे है जो कि अथर्ववेद के अनुसार अंग महाजनपद की राजधानी पूछता है। तो पहला सवाल कि अंग महाजनपद की जो है राजधानी कहाँ है? चंपा है। कहाँ पे है? चंपा। तो दूसरा बात यह भी है कि एक यात्री था जो हेनसंग नाम से प्रसिद्ध था, उस यात्री का नाम हेनसंग था। इसके अनुसार जो है चंपा को एक अन्य नाम से संबोधित किया गया, वो नाम है चेनपो। याद रखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यात्री हेनसंग के अनुसार चंपा को क्या बोला गया? तो क्या बोला गया? चेनपो। यहाँ पे पूछता है कि अंग महाजनपद में कुछ न कुछ जगह विकसित होंगे, वह जगह कौन कौन से है? तो पहला जो जगह है अस्पर, दूसरा जो है चंपा। तीसरा पॉइंट है इसके संदर्भ में कि इस प्रदेश की आखिरी शासक जो है कर्ण को माना जाता है। कर्ण कहाँ के आखिरी शासक थे? तो वह अंग महाजनपद के। तो यहाँ तक अंग महाजनपद की जानकारी होती है समाप्त। करते हैं वजी महाजनपद। वजी महाजनपद भी वर्तमान बिहार के अंतर्गत आता है। टोटल 3 संख्या है। सवाल पूछता है कि कितने महाजनपद बिहार के, वर्तमान बिहार के अंतर्गत आते हैं? तो 3 होगा। पहला अंग, दूसरा वजी और तीसरा पढ़ेंगे। यहाँ पे है राजधानी, यानी वजी महाजनपद। वजी महाजनपद की जो है राजधानी वैशाली है। इसके रिलेटेड वर्तमान बिहार में कौन कौन से जिले मिलके बने थे वजी महाजनपद, आइए उसको जान लेते हैं। तो वर्तमान बिहार के जो है वैशाली, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा और सारण इत्यादि क्षेत्र शामिल थे। इन्होंने मिलकर वजी महाजनपद को बनाए थे। इस महाजनपद का जो विस्तार की बात करें, यानी कि वजी महाजनपद की विस्तार तो नेपाल के तराई तक फैला हुआ था। और यहाँ पे एक जगह था जो कि लिच्छवी गणराज्य था, यानी कि लिच्छवी जो है गणराज्य था और जो दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। यह भी सवाल पूछा है कई बार कि दुनिया का पहला गणतंत्र कौन है? तो हम लोग का भारत तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन लिच्छवी भी इससे पहले हो गया था, यानी लिच्छवी गणराज्य हो गया था। तो इसी वजी महाजनपद का हिस्सा था लिच्छवी, याद रखना। तो यहाँ पे है जो वजी महाजनपद में टोटल 8 प्रांत शामिल थे, जैसे विदेह था, मिथिला था, लिच्छवी था इत्यादि सब शामिल था। ये जो है प्रमुख स्तर था। तो यहाँ तक आप लोग 2 महाजनपद पढ़ लिए। इससे सवाल जो जो बताए वहीं पूछता है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट आपको शासक कौन से महाजनपद पे कौन से शासक थे, ये जो है पढ़ना। मगध महाजनपद जो कि तीसरा नंबर पे है। और इसका सबसे पहले देख लेते हैं, पिछले भी वीडियो में कुछ
हिंट दिया था इसके बारे में, लेकिन इसमें जानेंगे कि मगध महाजनपद के बारे में क्या क्या नोट्स पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है, और वर्तमान बिहार के कौन कौन से क्षेत्र मिलके मगध महाजनपद बनाए थे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मगध महाजनपद तो 3rd नंबर पे है मगध महाजनपद, जो कि वर्तमान बिहार के अंतर्गत आता था 16 महाजनपद में से। और यहाँ पे जो है पहला पॉइंट इसके संदर्भ में जो वर्तमान बिहार की आप लोग पटना, जहानाबाद, नवादा, गया और औरंगाबाद क्षेत्र जानते हैं, वह आता था जो है मगध महाजनपद मतलब बना हुआ था। वर्तमान जो है पटना, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद ये सभी क्षेत्र मिलकर बनाए हुए थे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे इसके बारे में क्या क्या जानकारी होती है। सबसे पहले शासक कौन से वंश इस पे शासन किए थे, इसके बारे में हम लोग जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। अब कई लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं बताएं, तो ये शॉर्ट नोट्स है, इसी को यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है। आइए उसको जान लेते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले बृहद्रथ वंश के बारे में जानकारी यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। इसके संदर्भ में क्या क्या है, इसका अटैच यानी लिंक क्या है मगध महाजनपद से, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बृहद्रथ वंश जो है इसकी राजधानी राजगिरी थी। पहला बात कि क्या पहला शासक था जो मगध महाजनपद पे अधिकार किया था, इसका पर्दाफाश खुलने वाला है। कृपया आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए। बृहद्रथ वंश पढ़ रहे हैं पहले स्थान पे, जिसका नाम है पहले नंबर पे, जिसका राजधानी है राजगिरी। इसके संदर्भ में पहला पॉइंट है कि राजा बृहद्रथ एक राजा का नाम है और उन्हीं के नाम पे इनके वंश का नाम बृहद्रथ वंश। तो राजा बृहद्रथ को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। सवाल पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो कि VVI है, इसे आप लोग VVI समझना कि पुराण और महाभारत के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था, तो इसका आंसर होगा बृहद्रथ। यानी पुराण और महाभारत के अनुसार पूछेगा तो बृहद्रथ वंश मगध महाजनपद का प्राचीन वंश था। और लेकिन वहीं पे पूछ दे कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था, तो हर्यक वंश, जिसका संस्थापक हर्यक वंश के बिंबिसार थे। तो यहाँ पे आप लोग डाउट क्लियर हो गया कि मगध महाजनपद की सबसे प्राचीन वंश कौन थे। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन सोल्व कर दिए। यहाँ पे अभी तो पढ़ रहे हैं बृहद्रथ वंश, इसके बारे में और क्या क्या होता है। इस वंश में कोई ना कोई एक प्रतापी शासक होंगे, कोई ना कोई अंतिम शासक होंगे, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखा गया है, जो कि पूछता भी है। रिम्पुजय नाम का एक शासक है जो कि इस वंश के हैं आखिरी शासक थे, और जरासंध थे प्रतापी शासक। जरासंध पूछेगा प्रतापी शासक बृहद्रथ वंश का, और रिम्पुजय जो है आखिरी शासक। जरासंध का एक जो है अखाड़ा राजगीर में देखने को मिलता है, जो वर्तमान में भी है, बिहार के राजगीर में वर्तमान भी स्थित है, जो है जरासंध का अखाड़ा है। तो यहाँ से आप लोग का पहले वंश यानी बृहद्रथ वंश के बारे में जानकारी जो है ख़त्म होती है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बृहद्रथ वंश के संस्थापक जो है बृहद्रथ थे। इनका जो है अंतिम शासक थे रिम्पुजय, जो इनका जो है प्रतापी शासक थे जरासंध थे। जरासंध का अखाड़ा कहाँ पे है, तो इसका राजगीर में है, वर्तमान नालंदा स्थित में है। तो ये सब जानकारी आपको आना चाहिए। मगध का प्राचीन राजवंश बोलेगा, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बोलेगा तो क्या माना है, हर्यक वंश। अगर बोल देगा कि कौन से हैं जो महाभारत पुराण के अनुसार, तो बृहद्रथ। अगर कुछ भी न पूछे तब उस कंडीशन में हर्यक मानना है। हम भी जिस टीचर से पढ़े वह भी ऐसा बात बोले थे कि अगर कुछ भी न बोले तो हर्यक वंश मार देना है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का हर्यक वंश का यहाँ पे ऊपर आप लोग के मन में चल रहा होगा कि ये क्यों छोड़ दिए। तो अब देखिए, अगर इसको समझे होंगे तो इस सारा आपको आ गया होगा। तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मगध। तो मगध का प्राचीन राजवंश अगर पुराण तथा महाभारत के अनुसार बोलेगा तो कौन से, बृहद्रथ वंश। संस्थापक कौन से थे इनका, सेकंड पे है बृहद्रथ। प्रतापी शासक कौन थे, जरासंध। और वहीं पे बात कर ले इनका अखाड़ा कहाँ पे है, राजगीर में। और यहाँ पे बात करते हैं आखिरी शासक कौन थे, रिम्पुजय। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपका फुल यहाँ पे जो नोट्स देखते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे हर्यक वंश। किसके बारे में, हर्यक वंश। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स देखने से पहले आपको फुल नोट्स दिखा देता हूँ, तब ये जो है आपको
सारा क्लियर हो जाएगा। आइए इसको फुल डिटेल में जानते हैं। देखिए दूसरा वंश जो है हर्यक वंश, इसका फुल नोट्स देखेंगे क्या क्या है इसके इम्पोर्टेंट। पहली बात कि इसकी जो है अवधि अगर मेन इम्पोर्टेंट है, कई जगह आप लोग देखते होंगे बृहदरथ का जहाँ तक जिक्र नहीं होता है, लेकिन उसका भी जिक्र है, आप लोग देख लिए नोट्स के माध्यम से। इसका उतना विख्यात नहीं है लेकिन कुछ न कुछ मायने रखता है। मेन इम्पोर्टेंट हर्यक वंश, तो हर्यक वंश की शुरुआत होती है 544 BC से लेकर 492 BC तक। इसका अगर संस्थापक बोलेगा तो बिंबिसार, संस्थापक बोलेगा बिंबिसार। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश इसे माना जाता है और इस वंश के जो है संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार मगध महाजनपद के पहला शासक है जिसने अस्थायी सेना रखी, यानी सेना को अपने टुकड़ियों के रूप में मान लीजिए घर है और यह राजा है कोई, तो यह ऐसा पहला राजा थे जिन्होंने सेना रखा। समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इतना तो BPSC एस्पिरेंट है तो इतना तो आपको समझ विकसित होना ही चाहिए। तो यहाँ पे अस्थाई सेना बोलेगा तो मगध महाजनपद के पहला शासक कौन थे, तो यहाँ पे बिंबिसार थे जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। अस्थाई सेना रखने का काम शुरू की। यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध जो है बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक एक युवक रहते थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह सवाल पूछा है BPSC में, प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है, जीवक। यह इलाज कराने आए थे। आइए इसको बारे में भी जानते हैं। देखिए बिंबिसार ने बेनुवन वंश का बगीचा गौतम बुद्ध को उपहार के तौर पे दे दिया। बेनुवन क्या है, बेनुवन एक बांस का बगीचा है जो कि गौतम बुद्ध को उपहार में दिए थे। कौन दिए थे, तो यह बिंबिसार दिए थे। यह बेनुवन वर्तमान राजगीर में अभी भी स्थित है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार युद्ध करने के साथ साथ वैवाहिक संबंध से भी किया। यानी बिंबिसार के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि जो साम्राज्य इनसे जीता नहीं जा सकता, यानी इनसे ये हरा नहीं पाते थे, तो वहाँ पे इन्होंने शादियाँ रचा ली थी। ऐसे टोटल कई शादियाँ रचाए थे जहाँ लगता था कि ये शक्तिशाली राजा हैं यहाँ के, हमसे नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे ये अपना विवाह कर लेते थे। पहला बात तो इस तरीक़ा से साम्राज्य का विस्तार किए, और दूसरा युद्ध करके, यानी इनसे छोटे छोटे जो जगह थे उनसे युद्ध करके राजा से हड़प लेते थे, जीत लेते थे, और जहाँ पे शक्तिशाली राजा थे उनसे वहाँ पे वैवाहिक संबंध बनाकर हड़प लेते थे। तो इस प्रकार बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार करने का काम किया है। यहाँ पे वही बात को अगला पॉइंट में बताया गया है कि बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए 2 नीतियाँ अपनाई। पहला जो है युद्ध नीति और दूसरा जो है वैवाहिक नीति। बिंबिसार ने वजी संघ के राजकुमारी चेलना से विवाह कर वजी को मगध का हिस्सा बना लिया। देखिए फाइनली जो वजी, ऊपर आप लोग वजी महाजनपद पढ़े हैं, तो वजी महाजनपद जो है, यहाँ पे जो वजी महाजनपद पढ़े हैं, तो वजी महाजनपद अलग महाजनपद था, तो उसको भी मगध महाजनपद में मिला लिया गया। लेकिन किस नीति से, तो वहाँ पे विवाह करके वहाँ के राजा शक्तिशाली थे, तो बिंबिसार ने वहाँ पे अपना शादी रचा ली वहाँ के राजकुमारी चेलना से, और उसे मगध का हिस्सा बना लिया। तो यहाँ तक नोट्स ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पिछला जो प्रश्न पूछे थे पहला वीडियो में, उसका आंसर होगा मिनाजे सिराज। कौन सा आंसर होगा, मिनाजे सिराज। लेकिन इस वीडियो में एक प्रश्न है मेरा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में अवश्य बताना कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध महाजनपद का प्राचीन राजवंश कौन था। अगर आप लोग समझे होंगे तो अवश्य इसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, हो सके 2 बार 3 बार देखना, और ऐसे ही सीरीज हम लोग का चलता रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा सजेशन कमेंट में देना ना भूलिए। नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बिहार के सभी एग्जामों के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार का पॉलिटी सब अध्ययन करेंगे। यह BPSC के मद्देनज़र रखते हुए नोट्स को बनाया गया है। तो बिहार एग्ज़ाम सभी कवर इसमें हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है।